13 मई। पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग का ये जो प्रयास है जिज्ञासा छत्तीसगढ़ के रूप में, जिससे इतने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इतने स्टूडेंट लाभान्वित हो रहे हैं, और स्पेशली मैं डॉक्टर विनय साहू जी को धन्यवाद कहता हूं कि जिन्होंने ये सब चीज़ें सोचा है और ये चीज़ें कर रहे हैं कि जिससे कि होम्योपैथी के क्षेत्र को और आगे बढ़ाया जा सके और काफ़ी सरल बनाया जा सके, और विश्व में ही, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में ही इसको खड़ा किया जा सके बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि ये जो पैथी है इतनी अच्छी पैथी है और आज इसकी इतनी ज़रूरत है। इस समय, जिस समय आज हमारा पूरे विश्व जो है महामारी से जूझ रहा हो, इतनी सरल, प्राकृतिक और सस्ती और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट की थेरेपी हमारे पास है, और उसे क्यों ना पूरे विश्व में फैलाया जाए। इसकी ज़रूरत है एक स्टेज की, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। इसके लिए मैं आप सब पूरे टीम को इस चीज़ की बधाई देता हूँ। और आज एक विशेष दिन भी है मेरे जीवन का। आज 13 मई है और आज आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी, गुरुदेव जी का आज जन्मदिन है, और उस दिन आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है। ये मेरे लिए बड़ा ही उत्साह का विषय है कि आज मैं ये चीज़ें अपनी पैथी को लेकर के आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, आप तो अब सब मेरे ख्याल से होम्योपैथी क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये मोस्टली आज सारी दुनिया जानती है। इसको बहस की कोई बात नहीं है कि वो क्या है और क्या कर रही है। लोगों का, कई लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास अपने अपने एक्सपीरियंस हैं इसको लेकर के, पॉजिटिव एक्सपीरियंस हैं। तो ये कोई बात ही नहीं है कि इसके बारे में हम बहस करें, यानी इसके बारे में बात करना यानी सूरज को रोशनी देने के बराबर है। हम बहुत सारी बातें जो और करना चाहेंगे उसको लेकर के कि हाँ भाई, कि और क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली चीज़ें ये होती हैं कि किसी भी पैथी को, सारी पैथी बहुत अच्छी है, क्योंकि क्या होता है कि सुई और तलवार अपनी अपनी जगहों पे बहुत वैल्यू रखते हैं। जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई ही करेगी, और जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार ही करेगा। तो सारी पैथी के अपने अच्छे अच्छे गुण हैं, एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो कई जगहों पे जो जहाँ डिसएडवांटेज हैं, ज़रूरी होती है कि उन जगहों पे ऐसी चीज़ों को अप्लाई किया जाए जहाँ उन चीज़ों की एडवांटेज है। तो आप इस चीज़ों को तो खैर आज जानते हैं कि जो होम्योपैथिक कोर्स होती है, जो 4.5 साल का कोर्स होता है, उसके अंदर जो सिलेबस होती है, उस सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि एनाटॉमी हो गया, यानी कि पूरी शरीर की संरचना क्या है, कैसी है, क्या ऑर्गन कैसा है, क्या हड्डी कैसा है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें रखी हुई है, किसके, और फिजियोलॉजी हो गया, क्या फंक्शन होता है, क्या पेरेन्काइमा है उसकी, क्या फंक्शनल टिश्यूज़ हैं, क्या क्या हार्मोन्स हैं, क्या चीज़ें कौन से फंक्शन करते हैं, सिक्रेशंस क्या करती हैं, एंजाइम्स क्या करती है, बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, हमारी फार्मेसी है, होम्योपैथिक फार्मेसी है जिसको हम पढ़ते हैं, पैथोलॉजी है, मटेरिया मेडिका है, पैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि क्या पैथोजेंस हैं, उनका क्या क्या एक्शन है हमारी बॉडी में, क्या क्या रोग है, कैसे रोग पैदा होती है, और क्या क्या चीज़ें साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। सर्जरी है, सर्जरी भी हम पढ़ते हैं। सोचिए, ऐसा नहीं है कि सर्जरी हमारे सिलेबस में नहीं है, सर्जरी भी हम पढ़ते हैं। यानी हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या सर्जिकल केसेस हैं, कैसे सर्जरी होगी, किन चीज़ों पे क्या होगा, तो हम सर्जरी भी पढ़ते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ते हैं, मेडिसिन के बारे में, यानी कि पूरे शरीर के सारी जो बीमारियां हो रही हैं उनके बारे में जानकारी हम लेते हैं। रिपर्टरी पढ़ते हैं, होम्योपैथिकली हम मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं, मेडिसिन की सारी जानकारी लेते हैं, फार्मेसी पढ़ते हैं, ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी पढ़ते हैं, ENT पढ़ते हैं। इतनी सारी चीज़ें जो एक मेडिकल स्टूडेंट्स को ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्या पर्याप्त नहीं है कि हम होम्योपैथी पढ़ लें, केवल फार्मेसी पढ़ लें,
केवल मटेरिया पढ़ लें, केवल ऑर्गेनॉन पढ़ लें, केवल रिपर्टरी पढ़ लें। ये सारी चीज़ों को हमारे सिलेबस में रखने का क्या मीनिंग है? क्यों सोच करके हम इन सिलेबस को पढ़ रहे हैं? मतलब डेफिनेटली एक परफेक्ट डॉक्टर होने के लिए ज़रूरी है ये सारे के सारे सिलेबस आपको पता हो, ये सारे के सारे साइंस आपको पता हो। हम एफएमडी भी पढ़ते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। सारे पॉइजन्स के बारे में पढ़ना, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ना, फॉरेंसिक के बारे में पढ़ना, अपराध के बारे में पढ़ना, है ना, कोड एंड एथिक्स को पढ़ना, डॉक्टर्स का रिलेशन पढ़ना कि हमारा क्या रिलेशन है, लॉ के साथ क्या रिलेशन है। तो एक डॉक्टर बनने के लिए ये सारा कंप्लीट पैकेज आपको चाहिए, ये सारे के सारा ज्ञान आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तब हम कहते हैं कि हाँ आप एक परफेक्ट डॉक्टर हैं। यहाँ कोई बात नहीं होती है कि हम किसी जिस पैथी को बिलोंग करते हैं उस पैथी को ही बारे में हम सोचते रहें। पहली ड्यूटी तो हमारी ये है कि हम एक डॉक्टर हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी जो नज़रिया है वो एक डॉक्टर के रूप में रखना है, एक चिकित्सक के रूप में रखना है। यानी हमारा सबसे पहला और जो उद्देश्य है वो केवल और केवल जो है वो एक मरीज की जान बचाना है, एनी हाउ, चाहे कैसे भी हो, चाहे वो हमारी पैथी से हो, चाहे किसी तरीके से हो, चाहे एडिशनल कोई एड से हो या कोई भी तरीका हो, आपको आपके पेशेंट की जान बचानी है किसी भी तरीके से। ये पहला धर्म आपका ये है। फिर एज अ होम्योपैथ डेफिनेटली प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीज़ें दे रखी है। क्या मैं तो बहुत अच्छा ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मैं एक ऐसे फील्ड में हूँ जहाँ रिसर्च की बहुत संभावना है, एक ऐसी थेरेपी जो नेचर से बहुत करीब है। और नेचर से करीब होना डेफिनेटली पैथी की बहुत आवश्यकता है। अगर प्रकृति से आप करीब नहीं हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई आपकी ज़मीन नहीं है, तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, बीमार होंगे आप रोगी होंगे। तो ऐसा ना हो कि हम रोग ठीक करते करते ऐसे मेडिसिन को अप्लाई किए जा रहे हों जो रोग को और बढ़ाता हो, जो एक नया रोग दे जाता हो। तो थेरेपी ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा, यानी मोस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, 100% प्रकृति से जुड़ा हो, नेचर से जुड़ा हो। आज हम नेचर के खिलाफ जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या डिजास्टर हो रहा है। हमने नेचर के खिलाफ गए ना, अपने कुछ छोटे मोटे स्वार्थ के लिए, बहुत तरक्की करने के लिए। ऐसी क्या तरक्की थी जो नेचर को ताक में रख के की जाती है? ऐसा क्या हो रहा है पूरे विश्व में जो नेचर को ताक में रख के की जा रही है? तो उसका दंड आज हम भुगत रहे हैं। और ऐसा होता रहेगा, और ऐसा होता रहा भी है। कई सालों से ऐसा चलता रहा है कि आप अगर प्रकृति के खिलाफ गए, आप अगर नेचर के खिलाफ गए हैं, तो प्रकृति ने आपको दंड दिया है, और वो सर्वोच्च सत्ता है। प्रकृति ने हमको बनाया है, हमने प्रकृति को नहीं बनाया है, तो हमें बिगाड़ने का भी हक नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, तो प्रकृति ने हमको बनाया है, यानी कि हम पूरे के पूरे जो शरीर है हमारा, हमारे हर चीज़, हमारा विधान एक नेचर के तहत है, एक नेचर के तहत हम काम करते हैं। तो बेटर है कि हमारी जो थेरेपी है, हम जब किसी चीज़ को अपने अंदर, जब आई हुई व्याधियों को, अपने अंदर आई हुई रोगों को जो हम ठीक करना चाह रहे हैं, तो वो जो औषधि है वो नेचर के बहुत करीब हो, वो नेचर को बिलोंग करता हो, वो नेचर से हट करना हो, वो एंटीपैथी की तरफ ना चला जाए, हम अपोजिट पे ट्रीटमेंट ना करें। क्या हम ऐसा ट्रीटमेंट करें जो सिमिलर हो, देयर इज अ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, एक प्रिंसिपल है हमारा जो नेचर को बिलोंग करता है। और बिना प्रिंसिपल के हम क्या काम कर रहे हैं हमें ये पता नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता कि हम वो अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो आज सारी दुनिया में अगर किसी भी थेरेपी को हम एक सम्मानी नज़र से देखते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि वो बहुत जल्दी, शॉर्ट टाइम में रिकवरी करता हो, पेशेंट की रिकवरी करता हो।
यानी एक्यूट कंडीशन को तुरंत ख़त्म करता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जनरली हम रोग को किन नज़रों से देखते हैं। बेसिकली देयर इज 3 वैरायटीज़। पहला एक्यूट, सेकेंड क्रॉनिक, एंड द थर्ड इज द एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ द क्रॉनिक। एक्यूट डिजीज, आखिर एक्यूट डिजीज क्या है? वो सारे डिजीजेस जो बहुत सडन ऑनसेट पे आता है, जो बहुत तुरंत आता है, जो कुछ दिनों कुछ हफ्ते ही रह सकता है आपके जीवन काल में, और उसके बाद वो रिकवर हो जाता है, वो चला जाता है। कुछ रीजन से खुद अपने आप आती है और खुद अपने आप चली भी जाती है। दे आर द एक्यूट कंडीशंस। वो सारे डिजीज, चाहे वो कफ एंड कोल्ड हो, फीवर हो, एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो, कहीं पर भी पेन हो गया हो अचानक से, कहीं ब्लीडिंग हो गई हो अचानक से, ये सारे कंडीशंस दे आर द एक्यूट। या कोई मौसम के चेंजेस की वजह से अचानक से आ गई कोई चीज़ें, या अभी जो महामारी फैली हुई है, दे आर द एक्यूट। तो दे आर द एक्यूट कंडीशंस। क्रॉनिक, द नेम सजेस्ट्स क्रॉनिक। कई महीनों या कई सालों से आप उस रोग से सफ़र कर रहे हो तो वो रोग क्रॉनिक है, क्रॉनिसिटी है, लंबे समय से है, काफ़ी दिनों से वो बीमारी है। और दैट इज द एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ द क्रॉनिक, यानी कुछ क्रॉनिक केसेस हैं जो बार बार अपने आप को इंटरमिटेंटली रिलैप्सिंग करने लगते हैं, आपको अचानक से सिम्टम्स देने लगते हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो अचानक से आपको अचानक डेटोरेशन, सडन ऑनसेट आ जाती है, सडन डेटोरेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे पाइल्स वगैरह है, क्रॉनिसिटी है, काफ़ी लंबे दिनों से पाइल्स है, क्या अचानक से कई महीनों तक ठीक था, अचानक कल ब्लीडिंग हो गई। तो दे आर द एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ द क्रॉनिक। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं कि अचानक से कुछ चीज़ें लंबे समय से थी, साइलेंट थी, ड्रग ले रहे हैं, और कोई कंडीशंस आई, काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी अचानक से लो हुई और एक्यूट एक्सर्वेशन आ गया, सडन ऑनसेट आ गई, कंप्लेंट का सडन ऑनसेट आ गया। दे आर द एक्यूट कंडीशन। तो एक्यूट कंडीशन क्रॉनिक कंडीशंस के साथ भी है, और खुद अपने आप में भी एक एक्यूट कंडीशन अकेले है, बिना क्रॉनिक कंडीशंस के भी। तो आज बेसिकली मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस शो करूँगा कि हाउ टू हैंडल द एक्यूट केसेस इन होम्योपैथी। यानी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम एक्यूट कंडीशंस को, यानी कि एक्यूट कंडीशन मतलब इमरजेंसीज, सीधी सी बात कि कोई इमरजेंसीज आ गई, हार्ट अटैक हो गया अचानक से, दे आर द इमरजेंसीज। कहीं ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई अचानक से, दे आर इमरजेंसीज। हाई ग्रेड फीवर हो गया, दैट आर द इमरजेंसीज। अचानक से एक्यूट एब्डोमिनल पेन हो गया आपको, इमरजेंसी है। अचानक से यूरिन आना बंद हो गई है, इमरजेंसी है। तो ऐसी कई कंडीशंस हैं कि जिसमें इमरजेंसीज हैं, दे आर द एक्यूट कंडीशन। और जो पैथी इसको डट करके ट्रीट करता है और क्विक रिजल्ट देता है, यानी अपने पेशेंट की तुरंत रिकवरी देती है, वो मेन स्ट्रीम होती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको मेन स्ट्रीम में आने के लिए कि आपका एक्यूट मैनेजमेंट बहुत तगड़ा हो, बहुत जल्दी आप पेशेंट को रिकवरी करें, क्योंकि आजकल बहुत भ्रांतियाँ फैला दी गई है दुनिया भर में, हैं बेसिकली हैं। अब वो क्यों हैं ये मैं नहीं कहना चाहता, पर हैं कि होम्योपैथी देर से काम करती है, पहले रोगों को बढ़ा देती है, इसमें ये नहीं खाना, उसमें वो नहीं खाना। तो ये सब फालतू चीज़ों को सबसे पहले तो आपको इरेडिकेट करना पड़ेगा। तो वो सबसे बेटर तरीका है कि आप अपना एक्यूट पे मैनेजमेंट तगड़ा कर लें, क्योंकि एक्यूट की चीज़ें तुरंत दिखती हैं। अगर आप एक्यूट ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं और तुरंत रिकवर करते हैं, पेशेंट को तुरंत रिकवरी देते हैं, तो डेफिनेटली कई लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई होम्योपैथी में ऐसा होता है कि पहले बढ़ जाता है फिर घट जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास हार्ट अटैक का पेशेंट आया, उसको हमने अगर मेडिसिन दिया तो मतलब बढ़ेगा, तो पहले हार्ट अटैक और बढ़ जाएगी और उसके बाद फिर वो घटेगा।
हार्ट अटैक और बढ़ गया तो और क्या पेशेंट कंडीशन क्या होगा? तो इस तरह की बकवास बातें नहीं होनी चाहिए। पेशेंट की कंडीशन वर्स नहीं होती है, ये तो पहले आप जान लें। ये कंडीशन पहले वर्स नहीं होती है। कुछ सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं पर कंडीशन वर्स नहीं होती है। कंडीशन हमेशा डिक्लाइन करती है। क्या केंट का ऑब्जर्वेशन ही है, जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है कि आफ्टर द मेडिसिन यू आर टेकिंग द मेडिसिन देन देयर इज अ एम्यूलेशन स्टार्टेड, सडनली एम्यूलेशन स्टार्टेड। अगर एम्यूलेशन स्टार्टेड हो रहा है तो दे आर द बेस्ट फॉर द एक्यूट केसेस। और डेफिनेटली हमको एक्यूट केसेस में तुरंत रिकवरी देना है। बाकी हमको बाद में सोचना है कि उसे हमको क्या करना है, कि क्या कॉज रह गई है जिसको हमको इरेडिकेट करना है, वो हमारे पास टाइम है। पर फिलहाल तो हमें लाइफ सेविंग करनी है पेशेंट की। तो अगर हमें अपनी पैथीज को मेन स्ट्रीम पे डालना है तो हमें इन इमरजेंसीज को तुरंत कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो मैं कुछ एक्सपीरियंस है अपने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पहले तो चीज़ें ये होती हैं कि हमें तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा एकदम। एक दिन में मैं आपको लेक्चर दे दिया हूँ और आप समझ गए हैं और हमारे पास इतना टाइम रहता है। जैसे कि एक पिक्चर आई थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि वो पूछता है कि जब पेशेंट मर रहा हो तो फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या? सेम कंडीशन, ये कंडीशन आएगा, हमारे साथ आता ही है कि पेशेंट मर रहा हो तो फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या? तो हमें उस चीज़ों को सबसे पहले तुरंत देखना है। तो हमें ये पता हो कि हमारी जो पेशेंट हमारे पास जो आ रहा है कि वो कौन सी वैराइटीज़ के, देयर आर द लॉट्स ऑफ वैराइटीज़। तो पेशेंट की वैराइटीज़ आपको कंफर्म हो तो ये डे टू डे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये क्लियर होने लगता है कि आपके जो पेशेंट हैं वो कैसे वैराइटीज़ के हैं। जैसे कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो हाइपोकॉन्ड्रियक रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने सिम्टम्स को एक्साग्रेट करके बता देते हैं। जैसे कभी कभी आप भी अगर दांत तोड़वाने जा रहे हैं, दांत में दर्द है, तो जैसे ही डेंटिस्ट छूता है तो आप आज, क्योंकि अभी छुआ नहीं उसने क्या। तो ऐसे कई कंडीशंस रहते हैं जिसमें हम अपने ही पेन को एक्साग्रेट कर देते हैं करके। तो इससे हम मिसगाइडिंग होते हैं, डॉक्टर्स मिसगाइड होता है। तो डॉक्टर को पता हो कि दे आर द हाइपोकॉन्ड्रियक। और कुछ लोग ऐसे जो इंडोलेंट रहते हैं, जो शो करते हैं कि मैं बहुत सहनशील हूँ, जिन्हें हार्ट अटैक भी आ रहा था, चेस्ट पेन भी रहता है, और वो सोचते हैं अपने आप से ही एक डायग्नोसिस तैयार कर लेते हैं कि भाई मेरे को तो गैस पेन हो रहा है। कुछ नहीं है, छोड़ो, सब कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत जवाबदार आदमी हूँ। दे आर द इंडोलेंट। ये भी बहुत डेंजर है आपके लिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है आपके लिए। वो अगर अपने सिम्टम्स को हिडन कर देता है, वो अपने सिम्टम्स को, मेन सिम्टम्स को हिडन कर दिया, उसने बताया नहीं कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, तो हाउ टू यू जज कि सीवियरिटी कितनी है? ये भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगी कि ये केस कैसा है। कुछ इरिटेबल्स रहते हैं, काफ़ी इरिटेटिंग रहते हैं, कुछ एंगर्ड मिलेंगे आपको। बहुत सारी ऐसी वैराइटीज़ हैं जिसमें आपको जज करना है कि पेशेंट जो आपको नरेट कर रहा है, जो सिम्टम्स नरेट कर रहा है, वो एक्चुअल में प्रेजेंट है कि नहीं है, वो एक्चुअल में उस डिजीज़ की है कि नहीं है। ये काबिलियत करती है आपकी प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतने ज़्यादा आप क्लियर होने लगते हैं कि ये किस तरह का केस है, कैसा है, और बहुत जल्दी हैंडल होता है। जैसे कि मैं आज आपको एक्यूट केस टेकिंग और एक्यूट हैंडल करने के लिए, एक्यूट को हैंडल करने के लिए होम्योपैथिकली बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि इतने देर में तो पेशेंट जो है वो परेशान हो जाए। नथिंग। ये आपके डेली यूज़ में आ चुका रहता है कि आपके पास पेशेंट आया है, तुरंत आया है, आप इतना ब्रेन आपका शार्प हो चुका रहता है तो प्रैक्टिस करने से कि आपको पता चल जाता है कि कैसा पेशेंट है, क्या वैराइटीज़ है, क्या क्या टेकिंग करना है, क्या छोड़ देना है, किन चीज़ों को पहले पकड़ना है, क्या सिम्टम्स आपके लिए वेस्टेज है, क्या काम की चीज़ें हैं। एक्यूट्स में इस चीज़ों का टाइम का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके पास टाइम इतना नहीं है। ऐसे भी होम्योपैथी में कहा गया, चाहे कोई भी केस हो, चाहे क्रॉनिक हो, चाहे वो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर जो बहुत शॉर्ट हो, तुरंत हो, क्या जो टाइम ना ले। हम कितना वेट करेंगे? बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं पेशेंट के लिए। और एक्यूट केस में तो नेवर वेट, बिल्कुल वेट नहीं किया जा सकता। इसलिए बेटर है कि आप बहुत जल्दी जज करें। और बहुत ज़रूरी है, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 100%
इमरजेंसीज को कवर की जा सकती है सर्जिकल एड को छोड़ कर। सर्जिकल जो एड है, अब कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया आपके बोन्स में, आप उसको कैसे जोड़ोगे जब तक कि कोई सहारा ना मिले, जब तक कि हम रॉड वगैरह गेज वगैरह ना डालें, कंप्लीट ब्लॉकेज चल रही है कहीं पे, कैसे किया जा सकता है? तो जहाँ सर्जिकल एड है, जहाँ टेक्निकल एड है, डेफिनेटली वहाँ उसकी ज़रूरत है, आपको करना पड़ेगा, वो ज़रूरत है। हाँ भाई, कोई कंपाउंड फ्रैक्चर लेके आ रहा है, आर्थोपेडिक के पास गया, उसने हड्डी जुड़वा ली, हम उसने अपनी रॉड के थ्रू टेक्निकली एड करके हड्डी जो है अपने सिचुएशन पे आ गया। अब आपका काम बनता है वहाँ की स्वेलिंग जो हुई है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो हुई है, उसको आप ख़त्म करें, जल्द से जल्द वहाँ कैल्शिफिकेशन हो, कैल्शियम टिश्यूज आए, बोन जो है वो हेल्दी हो, ये आपका काम। पेन जो हो ख़त्म हो बहुत जल्दी, प्रॉपरली जुड़े, क्या डिसफिगर ना हो पाए, इन चीज़ों को ध्यान। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट का पार्ट आ जाता है। तो ये कोई बात ही नहीं है कि किसी पैथी में कोई पैथी अच्छा, कोई पैथी नहीं, सारे पैथी का अपना एक यूज़ है और बेस्ट है। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ये वरदान है कि इतनी सेफ ड्रग है, इतनी सेफ ड्रग है, इतनी, और हमको सूक्ष्म मात्रा में देनी रहती है, कोई रिएक्शंस नहीं है इसके इतने अच्छे, कहीं पैथोलॉजिकल डिरेंजमेंट करने की चांसेस नहीं है। तो क्यों इसको विश्व भर में यूज़ नहीं होना चाहिए? कॉस्ट इफेक्टिव है, गरीब से गरीब आदमी को दिया जा सकता। आज इतनी महंगी हो गई है हमारी थेरेपी, आज एक ऑपरेशन के पीछे इतना पैसा लग जाता है, आज पेशेंट एक बार एडमिट होता है तो हज़ारों रुपए खर्चे हो जाते हैं। पर जब हम उसके देखते हैं हमें लगता था कह रहे तो हम तो सॉल्व कर सकते थे उसको, क्यों नहीं सॉल्व किया जा सकता? आसानी से सॉल्व किया जा सकता। एक्यूट एब्डोमेन ले लो, कोई भी एक्यूट इमरजेंसीज ले लो, कहीं ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके पास बहुत सारे ड्रग हैं जो ब्लीडिंग को तुरंत स्टॉप कर सकते हैं, एक्यूट एब्डोमिनल पेन को ख़त्म कर सकते हैं, कहीं स्प्लेन हो गया तुरंत उसको ख़त्म कर सकते हैं, बहुत सीवियरली पेन हो रही है उसको ख़त्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है तुरंत ठीक कर सकते हैं, शॉक को ट्रीट कर सकते हैं, अस्थमेटिक हेडेक आ गई है उसको ठीक कर सकते हैं। और लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और आपको भी आएगा जीवन में, और बहुत सारे डॉक्टर्स को आराम से, डेफिनेटली होम्योपैथिक डॉक्टर्स को बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है एक्यूट इमरजेंसीज के लिए। ये रहता है कि हमें वो स्कोप नहीं मिल पाता, हमें वो जगह नहीं मिल पाती। क्या, जैसे कि आज इस महामारी से लड़ने के लिए मैंने सुना कुछ दिन पहले, ये एक होम्योपैथिक कॉलेज है जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रखा है। सोचिए, ये महामारी एक्यूट है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, 70 से 80% जो पेशेंट हैं उनकी प्रोग्नोसिस बेस्ट है, जिनको होम्योपैथी दी गई है, जिनको नहीं दी गई, उनमें दोनों में फ़र्क है। तो ऐसे स्टेजेस मिलना है हमको बहुत जरूरी है। तो हम ये मॉर्टिलिटी कवर कर सकते हैं, प्रोग्नोसिस बहुत जल्दी कर सकते हैं, जो बीमारी 7-8 दिन 10 दिन चलने वाली है उसको हम बहुत कम कर सकते हैं। इससे कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, पूरा देश जो है वो इसको अगर करने लग जाए तो कितने कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और दूसरा सफ़र कितना कम होगा, कितनी सेफ ड्रग है। दूसरा, हम दूसरी बीमारी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये, तो हाउ टू हैंडल द केस, तो मैं अब सबसे वहीं पे आना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए अपने कुछ एक्सपीरियंस है कि कैसे हम हैंडल करें केसेस को, जो एक्यूट केसेस है, हाउ टू हैंडल। इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सन। जो पर्सन है, जो पर्सन आपके पास आ रहा है, जो पेशेंट है, उसका डेफिनेटली इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कौन है, क्या एज ग्रुप है, क्या चीज़ें हैं, क्या सेक्स है उसका, एड्रेस क्या है उसका, जॉब क्या है उसका, फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसका, सोशल रिलेशन क्या है उसके, ऑक्यूपेशंस क्या है, बहुत सारे जैसे कि जो चीज़ें हैं वो इन सब चीज़ों से बिलोंग करती हैं। क्या नेम सजेस्ट करता है कौन सा रीजन का है, कौन सा रिलीजियस का है। तो कुछ खास बीमारियां हैं, कुछ खास एक्यूट इमरजेंसीज, कुछ खास रिलीजन्स पे आती हैं, वो आपको केयर में रहता है। उम्र, डेफिनेटली उम्र आपको पता हो, उम्र के अनुसार से बीमारियां भी आती हैं। क्या जनरली बच्चों में पाइल्स नहीं देखे जाते, तो बच्चों की बीमारियां अलग हैं, चाइल्डहुड की बीमारियां अलग है, एडल्ट की बीमारियां अलग है, मिडिल एज की बीमारियां अलग है, ओल्ड एज की बीमारियां अलग है, वैसे ही मेल की बीमारियां अलग हैं, फीमेल की बीमारियां अलग हैं। तो ये चीज़ें डिफरेंशिएटेड रखते हैं। एड्रेस, कौन कहाँ से आ रहा है,
ऐसा तो नहीं कि कहीं वहाँ एपिडेमिक्स एंडेमिक्स फैला हुआ है। तो ये चीज़ें आपको नॉलेज में हो, आपको लगता है वहाँ छोटी बात हो गई, एड्रेस क्या कर, अरे मतलब आप सोचिए कहीं एक ऐसा जोन है जहाँ पीलिया फैला हुआ है, पेशेंट वहीं से आ रहा है, एक छोटी सी सिम्टम दे रहा है, वीकनेस लग रहा है, आपने एग्जामिन ही नहीं कर रहे, और आप अगर इतना जान जाते हैं कि फलाने जगह से आया, डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें देखना है, वो नहीं भी बता पा रहा है, वीकनेस की वजह से शायद ना बता पा रहा, तो बाकी चीज़ें आपको देखनी है, खुद से देखनी है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। एज अ डॉक्टर आपको ये जो पर्सनल डाटा है उसका, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, वो पुअर से है, वो हाई रिच फैमिली से है, किस तरीके का उसका एकोमोडेशन है, उसका सोशल रिलेशन क्या है, उसके इनकम क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, उसके ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड एक बहुत बड़ा एक्यूट इमरजेंसीज लेके आती है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। कई बार तो क्रॉनिक एक्सर्वेशन ऑफ द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं, जैसे पॉइजनिंग के केसेस हैं, बहुत सारे पॉइजनिंग केसेस हैं जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर ये पॉइजन्स यूज़ होते हैं बहुत सारे, जैसे कि कई फैक्ट्री पेंट फैक्ट्रीज वगैरह है, जैसे आर्सेनिक पॉइजन है, तो दे आर द सफरन, ये आर्सेनोफेजिस्ट हो जाते हैं, और ये आर्सेनिक के क्रॉनिक चले जाते हैं, लेड के क्रॉनिक चले जाते हैं, प्लम्बिज्म हम जिसको बोलते हैं बीमारियों को, और अचानक से एक्यूट एक्सर्वेशन आने लगती है, अचानक से पैरालिसिस हो गया या अचानक से कोलैप्स कर गए, तो ये एक्यूट एक्सर्वेशन। सोचिए अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो हाउ कैन यू ट्रीट, आप तो सिंपली ट्रीट करते रह जाएंगे, सिंपली पैरालिसिस, सिंपली डायरिया, डिसेंट्री, और पेशेंट डेटरेटेड होता रह जाएगा अगर इतनी अच्छी नॉलेज आपके पास नहीं है। इसलिए पूरा का पूरा पर्सनल डाटा आपको पता होना चाहिए पेशेंट का। और एक्यूट केस में पर्सन एज अ पेशेंट, ये आपको क्लियरिफाई कर लेना है, ध्यान रखेंगे। एक्यूट केस में पर्सन एज अ पेशेंट, और वही क्रॉनिक केस में पेशेंट एज अ पर्सन। सोच लीजिए हम किस तरीके से जा रहे हैं कि हमें एक्यूट केस में पर्सन के अंदर पेशेंट का ध्यान रखना, यानी हमारी पूरी की पूरी नज़र उसकी बीमारी पे होनी चाहिए एक्यूट केसेस में। और वहीं जब हम क्रॉनिक केसेस सॉल्व करें पेशेंट एज अ पर्सन, तब उस पेशेंट को हम इंडिविजुअलाइज कर लें, पर्सनलाइज कर लें, उसको निकालने के क्या कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्यूट केस में इंडिविजुअलाइजेशन का कोई वैल्यू नहीं है, 100% हर जगह आप इंसान को ही ट्रीट कर रहे हैं, तो हर जगह इंडिविजुअलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है पेशेंट, क्योंकि क्रॉनिक एक्सर्वेशन, जो एक्यूट एक्सर्वेशन क्रॉनिक केस में आएगा तो भी हम वो नहीं समझ पाते, तो इसलिए ज़रूरी हर जगह। परंतु हम एक्यूट केस में पेशेंट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और क्रॉनिक केस में पर्सन की तरफ उसको पर्सनलाइज कर लेते हैं। तो ये चीज़ें, ये डाटा हमको कलेक्ट कर लेना है, क्लियर। देन हमें कंप्लीट सिम्टम चाहिए। कंप्लीट सिम्टम मतलब कि हमें पता रहना चाहिए कि क्या बीमारी लेकर के आया गया है, क्या लोकेशन है उसका, क्या सेंसेशन है उसका, क्या कंकमिटेंट है उसके, क्या एलिमेंट्स हैं उसके, क्या मोडालिटीज़ हैं उसकी, इस पर तुरंत कंसंट्रेट करना है। और एज यू नो आपको गाइडलाइन मिला हुआ है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, और उसे ना करने की कोशिश करें जितना हो सकता है। जब तक कि पेशेंट नहीं बता पा रहा है तब तक कोई लीडिंग क्वेश्चन ना करे, कोई सजेस्टिव क्वेश्चन ना करे, और कोशिश करें कि पूरा का पूरा वहाँ से निकले। और आपके प्रैक्टिस से जो आपके एक्सपीरियंस निकाल सकते हैं, एक्यूट केस में एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल है। पेशेंट के सिम्टम्स, टेलिंग सिम्टम्स से कहीं ज़्यादा रोल आपके ऑब्जर्वेशन का, कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए आपको कीन ऑब्जर्वर होना पड़ेगा। अगर आप एक्यूट डीलिंग कर रहे हैं, इमरजेंसीज डीलिंग कर रहे हैं, आप पेशेंट को एज वेल एज मेडिसिन का आपको कीन ऑब्जर्वर होना पड़ेगा कि आप क्या डील कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, और क्या चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन थर्मल रिलेशन,
पेशेंट का थर्मल रिलेशन क्या है, डेफिनेटली क्योंकि आप जो ड्रग देने वाले हैं वो काफ़ी मैच करें। ये चीज़ें आपको एकदम ध्यान रखना है। और अब आता है आपके जो इतने साल के कोर्सेज हैं उसको अप्लाई करने का समय। जो सब्जेक्ट आपको 4.5 साल पढ़ाई जा रही है, जिस सिलेबस को BHMS में तैयार करके दिया जा रहा है, केवल फार्मेसी, केवल रिपोर्टी, केवल ऑर्गेनोन, केवल मटेरिया नहीं, और बाकी सब्जेक्ट, वो अब आपको एक्यूट्स में काम आने के लिए है। ठीक है, जैसे कि अब आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है अपने पेशेंट का। आपने सारा डाटा ले लिया, पर्सनल डाटा ले लिया पेशेंट का, आपने उसके सिम्टम्स ले लिए जो पूरे कंप्लीट सिम्टम है एक्यूट के अनुसार से। ठीक है, अब आपको थर्मल रिलेशन भी ले लिया आपने। अब आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। जो भी आपको लग रहा है, जो केसेस आपके पास आई है उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे अस्थमेटिक अटैक आ गई है तो डेफिनेटली आपको चेस्ट को चेक करना है। डिस्निया हो रहा है, सांस फूल रही है अचानक से पेशेंट की, आपको चेस्ट को चेक करना है, लंग्स को चेक करना है, पल्स को चेक करना है, ब्लड प्रेशर को चेक करना है, अस्कल्टेशन, पैल्पेशन, एवरीथिंग, परकसन, जो चीज़ें हैं आपको, इंस्पेक्शन जो आपको सिखाया गया है, क्लिनिकल व्यू में जो सिखाया गया है, जो क्लिनिकल पार्ट है आपका, वो आपको चेक करना ही है, क्योंकि ये अब आपको डायग्नोस तैयार करना है। अगर आप एक्यूट डील कर रहे हैं तो डायग्नोसिस शुड बी कंफर्म। अगर डायग्नोसिस नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, तो आपको डायग्नोसिस आपको तैयार रखना है कि आप क्या डायग्नोस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसके ज़रूरी है कि आप क्या एग्जामिन करना चाह रहे हैं, क्या सिम्टम्स, एक्यूट एब्डोमेन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप एब्डोमेन में क्या एग्जामिन करते हैं, कैसे देखते हैं, क्या इंस्पेक्शन में क्या देखते हैं, पैल्पेट में क्या देखते हैं, क्या छूते हैं, क्या परकशन करना चाहते हैं, किस लिए परकशन करना चाहते हैं, क्या स्कल्टेट करना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, ये आपको कंफर्म है। क्यों? क्योंकि ये सारे डाटाज जो हैं अब आपको बताएगी कि आपको क्या चीज़ें करनी है, अपने डायग्नोसिस तैयार करने के लिए आगे क्या करनी है, क्या लेबोरेटरी के लिए आपको भेजना है, क्या एक्सरे कराना है, क्या MRI कराना है, क्या आपको USG कराना है, क्या CT कराना है, जो भी चीज़ें हैं ये आपको गाइड करने वाला है। आप अगर ये चीज़ें, ये ज्ञान आपको नहीं है, आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा, तो आप ये नहीं करा सकते तो आपको खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। आप लैब भेजना चाह रहे हैं, ब्लड में अगर कोई चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या देखना चाह रहे हैं आप, ये अगर सिम्टम्स आई हैं तो क्या बीमारी की हो सकती है, या आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से जानते हैं, क्या पैथोजेंस हो सकता है, क्या चीज़ें आपको टेस्ट करना है, क्या देखना है आपको। अब ये समय आ गया है आपको कि आपको ये जानना है कि आपने जो पढ़ा है उसको आपको यूटिलाइज करना। बेसिकली आपके एक्यूट कंडीशंस को बहुत बिलोंग करता है। तो देयर इज अ फाइंडिंग ऑफ लैब, जो आप लैब पे कर रहे हैं वो उन चीज़ों के फाइंडिंग्स करना है, उनका इन्वेस्टिगेशन कराना है। देन देयर इज अ फाइनली डायग्नोसिस, आपको डायग्नोसिस तैयार करना है। पर मैं एक और अच्छी बात बताता हूँ एज अ होम्योपैथी, कि जब हम केसेस लेते हैं, एक्यूट केस हो, क्रॉनिक केस हो, एक्यूट एक्सर्वेशन हो, तो जब हम केसेस लेते रहते हैं मेडिसिन की, और उतने बीच में जब हमारी मेडिसिन सेलेक्ट होने लगती है, मोस्ट प्रोबेबल मेडिसिन सेलेक्ट होने लगती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात ये हो जाने लगती है कि हम उस मेडिसिन के आधार पे ही हमारी एक डायग्नोसिस तैयार हो जाती है। और मैं बता रहा हूँ कि 70-80% वो लेबोरेटरी फाइंडिंग में भी आता है। जैसे आप POU हो गया, देयर इज अ पैरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, और लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशन, ढूंढने के लिए बहुत एग्जामिनेशन करना पड़ता है। क्या नहीं देखते POU के लिए, पता ही नहीं चलता, डॉक्टर परेशान हो जाते हैं कि POU ढूंढना है हमको, जाने क्यों फीवर आ रहा है और आई डोंट नो। बट हम उसके जो मेंटल सिम्टम्स है और उसके जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, उनकी जो हम टोटालिटी अगर निकाल लेते हैं एज ए होम्योपैथिकली बहुत अच्छे तरीके से, और उन टोटालिटी से जब हमारे पास जो रेमेडीज़ आती है तो हमें वो एक गाइड करने लगते हैं, हमें एक दिशा देने लगते हैं कि रोग कहाँ बैठा हुआ है, रोग कहाँ छुपा हुआ है। और हम इतने
कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, इतनी ज़्यादा महंगी लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बजाय हम एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन कराते हैं जिस जगह पे जहाँ हमको मेडिसिन जो मोस्ट प्रोबेबल मिल रहा है हम उसको तुरंत करते हैं। पर अगर नहीं मिलता है और हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, लेबोरेटरी फाइंडिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके थ्रू हम जब डायग्नोसिस तैयार करते हैं, जब हमारा पूरा डायग्नोसिस तैयार हो जाती है, ऊपर सिम्टम्स तैयार हो गया है, पूरा हम सिम्टम्स का टोटालिटी ले लिए, पूरी टोटल सिम्टम्स हमारे पास रखा हुआ है, तो इज एक्यूट टोटालिटी। एक्यूट टोटालिटी जब हम ले लेते हैं एंड देयर इज हमारे पास प्रोबेबल मेडिसिन आ जाती है एंड देयर डिफरेंशिएशन, और हम डिफरेंशिएशन भी रख सकते हैं। और इसके बाद जब डिफरेंशिएशन होने लगता है, जैसे इंडिविजुअलाइज कर लिया हमने केस को, हमारे पास 10 एक्यूट रेमेडीज आ गई हैं और उस पेशेंट को उन 10 में से किसी एक की इंडिविजुअलाइजेशन है और फाइनल चॉइस ऑफ रेमेडी हम उनको देते हैं, जो फाइनल चॉइस हमने किया। और इस तरीके से हमारे पास वो एक्यूट रेमेडी हमारे पास आ जाती है। अब डिपेंड्स करता है कि इस केस में हम पोटेंसीज क्या यूज करें। तो मैं आपको पहले ही बताया हूं कि जहां सुई की काम होती है वहां सुई करता है और जहां तलवार काम होता है वहां तलवार ही करता है। सारे ड्रग की अपनी अपनी अलग एफिनिटी है, सारे ड्रग की अपनी अपनी अलग एफिनिटी है, अपनी एक खुद की इंडिविजुअलाइजेशन है। वैसे ही पर्सन की भी अपनी अपनी इंडिविजुअलाइजेशन है। कोई संवेदनशील है, कोई अति संवेदनशील है और कोई सामान्य। उसी ड्रग को लेकर के कोई व्यक्ति बहुत संवेदनशीलता दिखाता है, कोई व्यक्ति अति संवेदनशीलता दिखाता है और कोई व्यक्ति सामान्य रिएक्शन करता है। तो ये कंडीशन डिपेंड्स करते हैं कि आपकी पोटेंसी सिलेक्शन क्या होनी चाहिए। हालांकि है नहीं, मैंने कहा है 159 एफोरिज्म में क्लियरली कि हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पोटेंसीज को यूज करना है। और परंतु कई बार क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, खासकर एक्यूट कंडीशंस को लेकर के हमें पोटेंसीज को इंटरमीडिएट पर रखना पड़ता है क्या, या हायर पे भी जाना पड़ सकता है, या फ्रिक्वेंटली रिपीटिशंस करना पड़ता है। हाँ, रिपीटिशंस हम तब तक ना करें जब तक कि हमको एम्बुलेशन मिल रहा है, ये गाइडेड है। हमें अगर एम्बुलेशन मिल रहा है तो हम रिपीटिशंस फ्रिक्वेंटली ना करें। तो ये चीज़ें हमें ऑर्गेनॉन ने बहुत सारी गाइडलाइन दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हाइजीन मेंटेन करना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से रिपीटिशंस करना है, क्या क्योर। केंट के 12 ऑब्जर्वेशन आपको सिखाते हैं कि किस केस में क्या मोड आने वाली है, क्या होने वाला है और आप क्या ट्रीट कर रहे हैं। थोड़ी सी एग्रावेशन हमको चाहिए रहता है, थोड़ी सी एग्रावेट हो जो हमारे ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है। और एक्यूट ट्रीटमेंट में तो इस एग्रावेशन को नहीं मानते। रिकवरी, एम्बुलेशन हुआ, रिकवरी हुई, रिकवरी रुकी, हम फिर रिपीट कर सकते हैं ड्रग को। तो दे आर द एक्यूट केसेस। और हम इस तरीके से रिपीटिशंस कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली रिपीटिशंस कर सकते हैं, तो बेस्ट है। और बाकी जो एड हमको ज़रूरत लगता है वो हम एड करेंगे, और 35 की जो हमको मदद चाहिए वो हम करेंगे। तो मेरा तो एक सपना ही है इस सारी दुनिया में कि सारे हॉस्पिटल्स में आज सारी जगहों पे, सारे इमरजेंसीज पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी अपॉइंट किया जाए, एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी रहे और उन केसेस को जहाँ डिस्कस हो रहा है वहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर बैठे और अपने नज़रिए को रखें, अपने ट्रीटमेंट को रखें। क्यों ना हम बहुत जल्दी सॉल्व करें, क्यों जल्दी प्रोग्नोसिस ना करें। अगर लग सकता है ये चीज़ें हम कर सकते हैं, बिल्कुल करें। और इसको वाकई में बड़े स्तर पे होना चाहिए और मानवता को इसके लिए सोचना भी ज़रूरी है। ये कहीं कोई ईगो का प्रश्न नहीं होना चाहिए। हमारा केवल और केवल एक ही प्रश्न होना चाहिए कि किस तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुरक्षित तरीके से पेशेंट को हमको ठीक करना है, उसको रोग से मुक्त करना है।
और बहुत जल्दी करना है और बिना किसी दुष्प्रभाव के मुक्त करना है। कोई नई बीमारी उसको नहीं देनी है। इसलिए बेस्ट है कि ये हर जगह हो, हर काउंसिल में हो। फिर देखिए कितनी जल्दी हम रिकवरी करते हैं। और वाकई में हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व जो है वो बहुत सारी बीमारियों से बहुत जल्दी फाइट कर सकता है और बीमारियों का परसेंट कम हो सकता है और जीवन बहुत सुखद हो सकती है। और इसी चीज़ों को सोच करके मैंने अपना एक ग्रुप बनाया था, संजीवनी ग्रुप, जिससे मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी भी संडे को क्लासेस होती हैं बच्चों का, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं और इस तरीके से हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ज़रूरी है कि हमारे बीच में जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर किया जाए, क्योंकि हम अगर ये शेयर नहीं करेंगे तो कोई भी ज्ञान अगर दब जाए तो उसे जानना बहुत मुश्किल होता है। तो ज़रूरी है कि हमें अगर मेन स्ट्रीम में आना है तो हम एक्यूट को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करें, बहुत जल्दी कवर करें। बहुत अच्छी रेमेडी है। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और ख़ासकर आपकी इस जिज्ञासा टीम को बहुत ही आभार। उनका ये जो पहल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टेज है और मैं हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। आप लोगों को जब भी मेरी मदद चाहिए मैं आपके साथ आऊँगा और आप लोगों को कुछ भी गाइड लगता है तो आप मुझसे बाकायदा फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। मैं इस क्षेत्र के लिए आप लोग के लिए हमेशा तैयार हूँ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।